उस रात अगर मेरी बेटी नायना ने वह बात न सुनी होती, तो आज मैं जिंदा नहीं होती। मैं यह बात किसी डराने के लिए नहीं कह रही। मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि कई बार मौत दरवाज़ा तोड़कर नहीं आती, वह पहले भरोसा बनकर घर में दाखिल होती है। मेरे अपने घर में भी वही हुआ। जिस दामाद को मैंने अपनी जायदाद, अपना एस्टेट का काम, अपने किराएदारों की फाइलें, अपने बैंक के कागज़ों, यहाँ तक कि अपनी बीमारी के दिनों में अपने हस्ताक्षर तक सौंप दिए थे, उसी ने एक रात मेरे ही कमरे के बाहर खड़े होकर मेरे घर को आग में बदल देने की योजना बनाई। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस योजना में मैं सिर्फ एक बाधा थी, इंसान नहीं। उस रात बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मेरे पुराने बंगले के अंदर घुटन भरी गर्मी थी। बिजली गई हुई थी। ऊपर की लकड़ी की छत से हल्की चरमराहट आ रही थी। मैं अपने कमरे में लेटी थी, पर नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। अचानक मुझे मिट्टी के तेल जैसी गंध आई। पहले मैंने सोचा शायद मेरी नाक का भ्रम होगा, फिर वही गंध तेज हो गई। मैं उठकर बैठी ही थी कि बाहर से दबे पांव चलते किसी आदमी की आहट आई। मेरे गले का पानी सूख गया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर तक सुनाई देगा। और तभी मुझे अपनी बेटी की टूटी हुई आवाज़ याद आई, जो उसने उस शाम मुझसे कहा था, माँ, आज रात अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज़ दे। यहीं से मेरी कहानी नहीं शुरू होती, लेकिन मेरी आंखें यहीं खुली थीं। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, और हर माँ कहने वाला बेटा नहीं होता। कमेंट में इतना ज़रूर लिखिए, भरोसा टूटने की सबसे बड़ी आवाज़ कैसी होती है? कागज़ फटने की, ताले बदलने की, या अपने ही लोगों के झूठ बोलने की। मेरी कहानी सुनिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, वह किसी भी ऐसे घर में हो सकता है, जहाँ एक बुजुर्ग औरत अपने परिवार पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। मैं सावित्री देवी हूँ। उम्र 62 साल। मेरे पति की मौत को 7 साल हो चुके हैं। लोग मुझे हमेशा से मजबूत औरत कहते थे, लेकिन सच ये है कि मजबूती भी कभी-कभी बस मजबूरी की दूसरी शक्ल होती है। मेरे पति हरिशंकर जी ने अपने जीवन में पसीना बहाकर जो कुछ बनाया था, उसे संभालना उनके जाने के बाद मेरे हिस्से आया। शहर के बीचों बीच हमारा एक पुराना बंगला था। 2 छोटे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स थे, 3 किराए की इमारतें थीं, कुछ प्लॉट थे, और उनके साथ जुड़ा हुआ छोटा-सा एस्टेट मैनेजमेंट का काम था। किराएदारों की शिकायतें, टैक्स, मरम्मत, पानी के कनेक्शन, स्टैम्प पेपर, रजिस्ट्रेशन, रेंट एग्रीमेंट, पुराने खातों की कॉपियाँ, सब कुछ मेरी मेज़ पर आता था। शुरुआत के 2-3 साल मैंने सब अकेले संभाला। सुबह मंदिर, फिर ऑफिस वाला कमरा, जहाँ लोहे की अलमारी, लाल टैग वाली फाइलें, फिर रसीदों की कॉपी और किराए का बड़ा रजिस्टर रखा रहता था। मैं हर पैसे का हिसाब लिखती थी। कौन किराएदार समय पर देता है, कौन बहाना बनाता है, किस बिल्डिंग की छत टपक रही है, कहाँ पेंटिंग करनी है, सब याद रहता था। मेरी बेटी नायना तब तक शादी करके अपने ससुराल चली गई थी। मैं चाहती थी कि उसका घर बसा रहे, इसलिए मैंने कभी उसे अपने काम के बोझ में नहीं डाला। नायना मेरी इकलौती संतान है। बचपन से बहुत सीधी, बहुत भावुक। वह उन बच्चों में से थी जो किसी की आवाज़ ऊंची होते ही अपने को दोषी मान लेते हैं। शायद यही कारण था कि शादी के बाद भी वह अपने पति की हर बात को सच समझने लगी। उसका पति राघव पहली नज़र में किसी भी माँ को अच्छा लगेगा। साफ कपड़े, नरम आवाज़, बातों में मिठास, बड़ों के पैर छूना। माँ जी, आप क्यों परेशान होती हैं? जैसे वाक्य। उसने शुरुआत से मुझे यही महसूस कराया कि वह मेरे लिए बेटे से कम नहीं। और यहीं मैं हार गई थी क्योंकि जिस उम्र में इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है, उसी उम्र में अच्छे अभिनय और सच्चे प्यार के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। मेरे पति की बरसी वाले साल की बात है। उस दिन घर में थोड़ा काम ज़्यादा था। पूजा, मेहमान, प्रसाद, और उसके बाद मुझे किराएदारों के 2 झगड़े भी निपटाने थे। शाम होते-होते मेरा सिर फटने लगा था। तभी राघव ने मेरे सामने चाय रखी और बोला, माँ, अब ये सब पुराने तरीके छोड़िए। आप हर चीज़ खुद क्यों करती हैं? मैं हूं ना।
आप मुझे सिखा दीजिए, मैं आपका हाथ बटा दूंगा। उसकी बात में आदर था, राहत थी, और वह मीठा झर भी था जिसे मैं तब समझ नहीं पाई। शुरू में मैंने मना किया। मैंने कहा, यह काम आसान नहीं है। हर फाइल का अपना इतिहास होता है। एक गलती बहुत महंगी पड़ती है। उसने हंसकर जवाब दिया, तो गलती होने ही क्यों दूंगा? माँ। उसके बाद उसने धीरे धीरे हर उस जगह पर अपना हाथ रखना शुरू किया जहां पहले सिर्फ मेरा भरोसा जाता था। वह किराया लेने जाने लगा, बैंक में पैसे जमा कराने लगा, टैक्स की तारीखें नोट करने लगा। उसने कहा कि सब कुछ कंप्यूटर में होना चाहिए। मैंने सोचा ठीक है, जमाना बदल रहा है। उसने कहा कि पुराने कर्मचारियों पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा, हाँ, कुछ तो ढिलाई करने लगे हैं। उसने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट से सुविधा होगी। मैंने सोचा, अच्छा है। यह सब सुनने में समझदारी लगता है, और इसी में सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है। कई बार ठगी छीनकर नहीं, सुविधा देकर शुरू होती है। हमारे यहाँ बाबू नाम का पुराना चौकीदार था। उम्र 60 के आसपास, आंखें तेज, चाल धीमी। वह मेरे पति के जमाने से था। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन आदमी पहचानता था। एक दिन उसने मुझसे धीरे से कहा, मालकिन, अब साहब जी बहुत नए लोग ला रहे हैं अंदर। मैंने पूछा, कौन लोग? उसने कहा, ईटें, कुछ दलाल जैसे, कुछ कागज वाले, रात में भी आते हैं। मैंने बात को हल्के में लिया। मैंने सोचा, राघव काम सीख रहा है, लोगों से मिलना पड़ेगा ही। बाबू चुप हो गया, पर उसकी आंखों में बेचैनी थी। उस दिन मुझे उसका चेहरा समझ लेना चाहिए था। धीरे धीरे घर और काम दोनों का नक्शा बदलने लगा। पहले किराएदार सीधे मुझे फोन करते थे, अब वे राघव को करने लगे। पहले चाबियों का बड़ा गुच्छा मेरी दराज में रहता था। अब राघव ने कहा कि एक डुप्लीकेट सेट उसके पास भी होना चाहिए, आपकी सुविधा के लिए। पहले फाइलें लाल, नीले और पीले टैग में मेरी अलमारी के तय खाने में रहती थीं। अब कुछ फाइलें ऊपर स्टडी रूम में, कुछ उसके लैपटॉप बैग में, कुछ स्कैनिंग के नाम पर बाहर जाने लगीं। पहले मैं हर दस्तावेज पढ़कर हस्ताक्षर करती थी। अब वह अक्सर कहता, माँ, ये सिर्फ रिन्यूअल है, ये सिर्फ ऑथराइजेशन है, ये सिर्फ बैंक अपडेट है, आप थक जाएंगी। मैं समझा देता हूँ, मेरी गलती एक दिन की नहीं थी। मेरी गलती यह थी कि मैंने अपनी थकान को उसकी नीयत से बड़ा मान लिया। फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्की चक्कर जैसी समस्या हुई। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। नायना उस समय गर्भवती थी। शुरुआत के महीने थे। वह खुद भावनात्मक रूप से भी बहुत नाजुक हो गई थी। उसे हर समय डर लगता था, कभी बच्चे के लिए, कभी अपने विवाह के लिए। राघव उसके आसपास इतना देखभाल करने वाला पति बनकर रहता कि अगर मैं उसके खिलाफ कुछ कहती, तो नायना को लगता मैं बिना वजह उसके घर में तनाव ला रही हूं। यही राघव की सबसे बड़ी चाल थी। उसने सिर्फ कागज नहीं पकड़े, उसने मेरी बेटी की सोच भी पकड़ ली। एक दोपहर में दवा लेकर सोई हुई थी। उठी तो देखा, मेरे कमरे की छोटी मेज पर 4 कागज रखे थे। राघव ने कहा, माँ, जल्दी साइन कर दीजिए। बैंक का केवाईसी और टैक्स अथॉरिटी का अपडेट है। आज जमा करना जरूरी है। मेरा सिर भारी था। मैंने पूछा भी नहीं। बस 2 जगहों पर साइन कर दिए, उसने कहा। एक और यहाँ और यहाँ। मैंने कर दिया। वह मुस्कुराया। उस मुस्कान में जीत थी, जो मुझे तब नहीं दिखी। कुछ हफ्तों बाद पहली बार मुझे एक अजीब बात पता चली। हमारे पुराने किराएदार त्रिपाठी जी ने मुझे बाजार में रोक कर कहा, मालकिन, सुना है आप पीछे वाला प्लॉट बेच रही हैं? अच्छा किया। वैसे भी अब वह हिस्सा कम काम का था। मैंने वहीं रुक कर उसे देखा। मैंने कहा, कौन सा प्लॉट? वह चौंक गया। बोला, अरे, राघव जी कह रहे थे कागज भी हो गए। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन डोल गई। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उस शाम मैं सीधे अपने ऑफिस वाले कमरे में गई। लोहे की अलमारी खोली, पीछे वाले प्लॉट की लाल टैग वाली फाइल निकाली। फाइल थी, आम, पर उसके अंदर कुछ कागज बदले हुए थे। मेरे पुराने नक्शे की कॉपी गायब थी। एक नया एग्रीमेंट क्लिप में लगा था। उस पर मेरे हस्ताक्षर थे। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मैंने अपनी उंगली से हस्ताक्षर छुआ।
वह मेरा ही था। लेकिन वह उस जगह क्यों था, जहाँ मैंने कभी किसी बिक्री की अनुमति नहीं दी? तभी मुझे वही दवा वाले दिन के कागज़ याद आए। मैंने उसी रात राघव से पूछा, "ये प्लॉट वाला कागज़ क्या है?" उसने एक पल को भी घबराहट नहीं दिखाई। बोला, "ओह माँ, आपने शायद पूरा पढ़ा नहीं था। वह सिर्फ डेवलपमेंट इंटेंट था, सीधी बिक्री नहीं।" मैंने कहा, "मुझे क्यों नहीं बताया?" वह बोला, "बताया था। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद याद नहीं।" यह पहली बार था जब उसने मेरी याददाश्त पर उँगली रखी। मैं चुप रह गई, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। अगले दिनों में उसने यह बात धीरे-धीरे घर के माहौल का हिस्सा बना दी कि मैं चीज़ें भूलने लगी हूँ। नायना के सामने वह प्यार से कहता, माँ बहुत स्ट्रेस लेती हैं। डॉक्टर के सामने बोला, इनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, दिमाग पर बहुत बोझ है। नौकरानी के सामने बोला, मालकिन से अब कागज़ कम ही साइन करवाना चाहिए, इन्हें आराम करना चाहिए। हर वाक्य में चिंता थी, लेकिन उसका असली काम था मुझे मेरे ही घर और काम में धीरे-धीरे अविश्वसनीय साबित करना। और जब किसी बुजुर्ग को उसके ही घर में यह महसूस कराया जाने लगे कि उसकी बात पूरी नहीं मानी जाती, तो वह बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा टूटता है। मैंने नायना से बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, बेटी, मुझे कुछ कागज़ समझ नहीं आ रहे। राघव बहुत जल्दी-जल्दी काम करवा रहा है। नायना उस समय तक पूरी तरह अपने पति के प्रभाव में थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप हर चीज़ खुद मत सँभालिए। आप बीमार रहती हैं। राघव आपके लिए ही तो कर रहा है। और प्लीज़, अभी घर में झगड़ा मत शुरू करिए। डॉक्टर ने मुझे भी तनाव से बचने को कहा है। उसकी आंखों में थकान थी, डर था और पति को खो देने की एक छुपी हुई दहशत भी। मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि मेरी बेटी अब मेरी नहीं रही, वह अपने डर की हो गई है। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। मैं अपने पति की फ़ोटो के सामने बैठी रही। मुझे लगा जैसे मैंने उनसे किया हुआ वादा तोड़ दिया हो। उन्होंने जाते समय सिर्फ इतना कहा था, सावित्री, कागज़ हमेशा खुद पढ़ना और जायदाद में रिश्तेदारी मत देखना, सिर्फ सच देखना। मैं रोई नहीं। कुछ दर्द आंसू नहीं लाते, बस भीतर जमा होते जाते हैं। अगली सुबह मैंने बैंक की पुरानी पासबुक निकलवाई। मैं कई महीनों से ऑनलाइन एंट्री पर निर्भर थी, जिसे राघव देखता था। पासबुक अपडेट करवाई तो कुछ निकासी ऐसी थीं जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि कोई धीरे-धीरे आदत बना रहा हो। 2 लाख, सवा लाख, 75,000, फिर किसी मेंटेनेंस एडवांस के नाम पर और रकम। मैंने बैंक मैनेजर से पूछा। उसने कहा, मैडम, आपके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कुछ काम हुए हैं। अधिकृत प्रतिनिधि? मैंने कब बनाया? उसने दस्तावेज दिखाने से मना कर दिया। बोला कि आवेदन देकर मांगे। उस समय मेरे अंदर डर के साथ एक और चीज़ जागी, शर्म। एक पढ़ी लिखी, वर्षों से हिसाब रखने वाली औरत होकर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? लेकिन यहीं मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, धोखा खाने वाले को अपनी समझ पर शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म उसे करनी चाहिए जो भरोसा लूटता है, क्योंकि ठग हमेशा आपकी सबसे कमज़ोर घड़ी का इंतज़ार करता है। बीमारी, अकेलापन, परिवार, गर्भावस्था, भावनात्मक निर्भरता, वही उसके औज़ार होते हैं। मैंने उसी दिन बाबू को बुलाया और कहा, जो भी नए लोग आए, उनका चेहरा याद रखना और मुझे बताए बिना किसी को रिकॉर्ड रूम में मत जाने देना। वह बोला, अब तो चाबी भी साहब जी के पास है मालकिन। मेरे हाथ से गिलास छूटते-छूटते बचा। मैंने पूछा, कब से? उसने कहा, सिर्फ 2 महीने हुए। बोले, आपने ही कहा है। मैं समझ गई कि खेल मेरी सोच से आगे जा चुका है। शाम को राघव बहुत सामान्य व्यवहार कर रहा था। फल लाया, दवा दी, मेरे कमरे के बाहर खड़ा होकर बोला, माँ, आप अब बस आराम कीजिए, सब मैं संभाल लूंगा। वही शब्द जिनमें पहले सहारा लगता था, अब मुझे फंदा लगने लगे। मैं उसे देखती रही। उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। जो आदमी चोरी करते वक्त कांपे नहीं, वह आगे क्या कर सकता है, इसका अंदाजा मुझे तब नहीं था। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है।
जिस दिन किसी को आपकी कमजोरी से कमाई होने लगे, उसी दिन वह आपको बोझ समझने लगता है। रात को मैंने फिर अलमारी खोली। इस बार पीछे वाले खाने में रखी स्टैम्प पेपर की एक पुरानी गड्डी निकाली। नीचे एक नीली फाइल थी, जिसमें मेरे पति ने कुछ असली मूल कागज की कॉपियां अलग रखी थीं। मैंने उसे खोला। मेरी सांस अटक गई। जिन कागजों की कॉपी मेरी मुख्य फाइल में थी, बसाओ उनकी भाषा और तारीखें अलग थीं। कहीं ना कहीं किसी ने सिर्फ फाइल नहीं छुई थी, पूरा खेल शुरू हो चुका था। और जैसे ही मैं नीली फाइल हाथ में लेकर उठी, मुझे बाहर बरामदे में धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाजे की दरार से देखा। राघव फ़ोन पर बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। शब्द पूरे साफ नहीं थे, लेकिन दो वाक्य मेरे कानों तक पहुंचे। पुरानी वाली कॉपी अभी भी घर में है। जब तक वो है, काम पूरा नहीं होगा। उस पल मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। वह सिर्फ पैसे नहीं ले रहा था, वह कुछ मिटाने की जल्दी में था। और पहली बार मुझे लगा कि शायद मामला मेरे सोचने से कहीं गहरा है। मैंने नीली फाइल अपने तकिए के नीचे छुपा दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। बाहर बरामदे में आहट अब भी थी, और मेरे मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था। अगर राघव को पता चल गया कि असली कागज अभी भी मेरे पास हैं, तो वह उन्हें लेने आएगा या मुझे हटाने। मैं उस रात के बाद मेरी नींद जैसे मुझसे छिन गई। आंखें बंद करती तो वहीं दो टुकड़े मेरे कानों में गूंजते। पुरानी वाली कॉपी अभी भी घर में है। जब तक वो है, काम पूरा नहीं होगा। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये वह आवाज़ थी जो इंसान तब निकालता है जब उसके भीतर से डर और लालच मिलकर एक नया चेहरा बना लेते हैं। मैं बिस्तर पर सीधी लेटी रही, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा था। पहली बार मैंने अपने ही घर में अपने कदमों की आवाज़ तक को तौलना शुरू किया। कौन किस कमरे में जाता है? कौन कितनी देर फ़ोन पर बात करता है? किस बहाने से फ़ाइल मांगता है? अब हर बात मुझे याद रहने लगी। सुबह राघव ऐसे पेश आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने चाय बनाई, मेरे कमरे की खिड़की खोली और बोला, माँ, आज आप थोड़ा मंदिर घूम आइए, मन बदल जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ, ठीक है। मुझे उसी पल समझ आ गया था कि अब इस खेल में मेरी जान बचाने का पहला तरीका यही है कि मैं उसे यह न समझने दूं कि मैं जाग चुकी हूं। कई बार सीधी लड़ाई हार जाती है, लेकिन चुप रहकर खेल देखना दुश्मन की सबसे बड़ी हार बन जाता है। मैंने नीली फाइल को तकिए के नीचे से निकालकर अपनी पुरानी सूती शॉल में लपेटा और उसे उस लोहे के संदूक में रख दिया जिसमें मैं सालों पुराने त्योहारों के चांदी के बर्तन रखती थी। उस संदूक की चाबी घर में किसी को याद भी नहीं थी। मेरे पति की एक आदत थी, महत्वपूर्ण चीज कभी उसी जगह मत रखो जहां लोग उन्हें ढूंढने की उम्मीद करें। उस समय मुझे पहली बार लगा कि शायद उन्होंने कुछ दूर तक यह दिन पहले ही देख लिया था। मैंने उसी दिन एक और काम किया। दोपहर में जब राघव बाहर गया और नाइना अपने कमरे में आराम कर रही थी, मैंने बाबू को पीछे वाले बरामदे में बुलाया। उसकी चाल आज भी वहीं थी, धीमी मगर चौकन्नी। मैंने उससे कहा, मुझे सच सच बता, पिछले महीनों में क्या क्या बदला है? उसने पहले इधर उधर देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, मालकिन, पहले किराए का आधा पैसा हाथ में आता था, अब ज्यादा हिस्सा सीधे कहीं और जा रहा है। दो आदमी रात में कई बार रिकॉर्ड रूम के पास देखे गए। एक बार साहब जी ने पुराने प्लॉट की फाइल बाहर गाड़ी में ले जाकर किसी को दिखाई भी थी। मैंने पूछा तो बोले, रिन्यूअल का काम है। और वह रुक गया। मैंने कहा, और क्या? उसने होंठ भींचे और बोला, एक दिन बिजली वाले के साथ दो आदमी आए थे। घर के पीछे वाले मीटर और पुराने वायरिंग वाले हिस्से को देर तक देख रहे थे। मेरे हाथों की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। बिजली का काम, देर रात आने जाने वाले लोग, फाइलें बाहर दिखाना और असली कॉपी को खत्म करने की बात। ये सब अब एक लकीर बनाकर मेरे सामने खड़ा था। मैंने बाबू से कहा, आज से तू किसी पर भरोसा नहीं करेगा। जो देखे वही बताएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मुझे बता रहा है। उसने बिना एक शब्द कहे सिर हिलाया। उस बूढ़े आदमी की आंखों में डर से ज्यादा वफादारी थी
और उसी वफादारी ने मेरे भीतर हिम्मत की एक पतली लौ जला दी। दोपहर को नाइना मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर थकान थी। गर्भ के शुरुआती महीने उसे तोड़ रहे थे। वह पहले जैसी चहकती लड़की नहीं रह गई थी। उसकी आवाज़ भी अब जैसे हर वक्त किसी अदृश्य चिंता से दबती रहती थी। वह मेरे पास बैठी और बोली, माँ, आप इन दिनों बहुत खोई-खोई लग रही हैं। सब ठीक है ना? मैं चाहती तो उसी समय सब कुछ उसके सामने रख देती। मैं कह सकती थी कि तुम्हारा पति हमें लूट रहा है। मैं कह सकती थी कि वह झूठा है, चालाक है और अब मुझे उससे डर लगने लगा है। लेकिन मैंने उसके चेहरे पर नजर डाली और मुझे समझ आ गया कि अभी सच अगर उसके ऊपर पूरा का पूरा गिरा तो वह टूट जाएगी। समझेगी नहीं। भावनात्मक निर्भरता इंसान की आंखों पर धुंध चढ़ा देती है, खासकर तब जब वही आदमी उसके बच्चे का पिता भी हो। मैंने बस इतना कहा, मुझे कुछ कागज समझने हैं। जब तू थोड़ा खाली हो तो बैठ कर देखेंगे। उसने तुरंत जवाब दिया, माँ, ऐसे काम में अभी मत पड़िए। राघव संभाल रहा है ना, आप आराम करिए। ये वही वाक्य था जो अब इस घर में जादू की तरह बार बार बोला जाता था। राघव संभाल रहा है। यही 4 शब्द धीरे धीरे मेरे अस्तित्व को मेरे ही घर में छोटा कर रहे थे। मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि किसी की चालाकी तब सबसे खतरनाक होती है जब वह दूसरों के मुंह से अपना भरोसा कहलवाने लगे। मैंने ठान लिया कि अब बिना सबूत के मैं एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। शाम को मैंने पुराने फैमिली लॉयर सेठी साहब को फ़ोन मिलाया। उनकी आवाज़ सुनते ही मुझे थोड़ा सहारा मिला। उन्होंने मेरे पति के साथ वर्षों काम किया था। मैंने सीधे कुछ नहीं कहा। बस बोली, "ये मुझे कुछ दस्तावेज़ समझने हैं। क्या कल सुबह मैं आपसे मिल सकती हूँ?" लाइन के उस पार थोड़ी चुप्पी रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, "जी, आइए। और मैडम, अकेले आइए, अकेले आइए।" इस एक वाक्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया। इसका मतलब था कि वह भी कुछ महसूस कर चुके थे। अगली सुबह मैंने घर में कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ। राघव ने ड्राइवर भेजने की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं खुद ऑन्टो लेकर सेठी साहब के पुराने ऑफिस पहुंची। वह कमरा वैसा ही था जैसा बरसों पहले होता था। लकड़ी की मेज, धूल खाए कानून की किताबें, एक पुराना पंखा और दीवार पर टंगी मेरे पति के साथ उनकी एक तस्वीर। मुझे देखते ही उन्होंने कुर्सी आगे खींच दी। मैंने बिना भूमिका बांधे अपनी बैग से कॉपी वाले कागज निकाले, बैंक एंट्री की नोटिंग दिखाई, सौसे और वह एग्रीमेंट भी रखा, जिस पर मेरे हस्ताक्षर थे। उन्होंने एक-एक पन्ना बहुत ध्यान से देखा। उनकी भौहें चढ़ती गईं। फिर उन्होंने अपनी अलमारी से कुछ फोटोकॉपी निकाली और मेरे सामने रखीं। मैंने पढ़ा तो मेरी सांस अटक गई। कुछ संपत्तियों पर प्रबंधन अधिकार के नाम पर ऐसे दस्तावेज बने थे जिनकी भाषा साधारण नहीं थी। एक में पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी शक्ति छिपी हुई थी। दूसरे में अस्थायी विकास अनुमति को ऐसे लिखा गया था कि आगे चलकर उस पर स्वामित्व का दावा बनाया जा सके। तीसरे में एक कंपनी का नाम था जिसे मैंने कभी नहीं सुना था। सेठी साहब ने उंगली रखकर कहा, यह कंपनी कागज पर अलग है, पर नियंत्रण एक ही हाथ में लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब एक-एक कर नहीं, योजना बनाकर हुआ है। मुझे लगा कमरे की हवा भारी हो गई। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या कुछ बिक भी चुका है? उन्होंने जवाब देने से पहले मेरी तरफ लंबे समय तक देखा। शायद वे यह तय कर रहे थे कि मुझे कितना सच अभी बताया जाए। फिर बोले, सीधी बिक्री पूरी नहीं हुई, लेकिन एक संपत्ति पर गिरवी जैसी स्थिति बनाई गई है। 2 जगह अग्रिम राशि आई है और जो कागज आपने साइन किए, उनमें से कुछ का इस्तेमाल आगे बड़े ट्रांसफर के लिए हो सकता है। अगर आप अभी नहीं रुकीं, तो कुछ महीनों में सब आपके हाथ से निकल सकता है। मैंने कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। 7 साल की मेहनत, मेरे पति की विरासत, मेरी बूढ़ी हड्डियों का सहारा, सब कुछ किसी ने मेरे सामने बैठकर मुस्कुराते हुए कागज-कागज काट लिया था। मैंने पूछा, क्या यह सब रद्द हो सकता है? सेठी साहब बोले, हो सकता है, अगर आपके पास असली रिकॉर्ड हों, अगर ये साबित हो कि आपको भ्रामक तरीके से साइन करवाया गया और अगर हम समय रहते रोक लगा दें। लेकिन
मैंने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? उन्होंने नीचे आवाज़ की, शड्यूल लेकिन जिसने यह सब किया है, उसे अब सबसे बड़ा खतरा आपसे है। क्योंकि जब तक आप हैं, दस्तावेज़ चुनौती झेलेंगे। अगर वह आदमी लालची ही नहीं, निर्दयी भी हुआ, तो मामला कागज़ से आगे जा सकता है। उनके शब्दों ने मेरे भीतर की आशंका को नाम दे दिया। मैंने पहली बार किसी और के मुंह से वही सुना, जो रात से मेरे भीतर चल रहा था। मुझे सिर्फ ठगा नहीं गया है। मुझे हटाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। जब मैं ऑफिस से बाहर निकली, तो सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज़ भी दूर-दूर सी लग रही थी। दुनिया पहले जैसी थी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। मैंने रास्ते में एक छोटा फ़ोन खरीदा, साधारण, सस्ता, बिना किसी की नज़र खींचे वाला। उसे मैंने अपने ब्लाउज़ के भीतर बने छोटे गुप्त पॉकेट में रख लिया। मैं अब हर बातचीत, हर आहट, हर झूठ को याद रखने वाली थी। घर लौटी तो राघव लिविंग रूम में बैठा था। उसने मुझे देखते ही पूछा, मंदिर में भीड़ थी क्या? मैंने सामान्य स्वर में कहा, हाँ, थोड़ी थी। फिर उसने मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। वह आदमी लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके चेहरों को तौलता था। मैं जान गई थी कि अब मुझे अपने चेहरे पर भी पहरा बिठाना होगा। मैंने हल्की थकान दिखाई, सिर पर हाथ रखा और अपने कमरे में चली गई। वह संतुष्ट दिखा। शायद उसे लगा कि मैं अब भी अंधेरे में हूं। ये मेरी पहली छोटी जीत थी। उस शाम एक घटना ने मेरे डर को और गहरा कर दिया। मैं बरामदे में बैठी थी। नायना रसोई में थी। राघव फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। शायद उसने मुझे सोचा नहीं। उसने कहा, पुरानी वाली महिला अब काम की नहीं रही। बस साइन करवाने थे, हो गए? हाँ, लेकिन 1-2 ओरिजिनल कॉपी का मसला है। नहीं, वह भी हो जाएगा। घर पुराना है, वायरिंग खराब है। समझ रहे हो ना? उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, उसने बात बदल दी। हाँ, हाँ, पेंटिंग का काम जल्दी खत्म कराना। फिर वह मुस्कुराकर बोला, माँ, रात में ऊपर वाला फ्यूज़ फिर ट्रिप कर गया था। एन इलेक्ट्रीशियन बुला लूँ? मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे भीतर अब किसी भ्रम की जगह नहीं बची थी। मैंने उसी रात नायना पर ध्यान से नज़र रखी। वह अब पहले से ज़्यादा चुप रहने लगी थी। राघव की उपस्थिति में उसकी हँसी बनावटी लगती। जब वह कमरे से बाहर जाता, तो उसके कंधे थोड़े ढीले पड़ जाते। वह एक बार मेरे कमरे की चौखट पर खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर बिना बोले लौट गई। मुझे समझ आया कि उसके भीतर भी कहीं न कहीं दरार आ चुकी है, लेकिन वह अब भी उस दरार को नाम देने से डर रही थी। कई औरतें सच को इसलिए नहीं नकारतीं कि उन्हें कुछ दिखता नहीं, बल्कि इसीलिए कि सच दिख जाने के बाद उन्हें अपना पूरा जीवन फिर से सोचना पड़ेगा। और गर्भ में पलते बच्चे के साथ वह डर और गहरा हो जाता है। 2 दिन बाद एक और चोट मिली। बैंक से संदेश आया कि एक संयुक्त परिचालन अनुमति सक्रिय हुई है। मैं सीधे बैंक गई। पहले तो वहां के अधिकारी टालते रहे। फिर पुराने परिचय के कारण एक वरिष्ठ कर्मचारी ने अलग कमरे में मुझे दस्तावेज दिखाए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आवेदन में मेरे हस्ताक्षर थे, साथ में मेडिकल कमजोरी का हवाला था और राघव को कई वित्तीय निर्णयों पर प्रतिनिधि अधिकार दिया गया था। तारीख वही थी जिस दिन मैं दवाइयों के असर में थी। आवेदन के साथ मेरे हस्ताक्षर वाले कुछ और पन्ने भी संलग्न थे। मुझे अब यह साफ समझ आ गया कि वह मुझे बीमार, कमजोर और भूलने वाली साबित करके मुझे ही मेरी संपत्ति से हटाने की नींव बना रहा था। मैं सीधे घर नहीं गई। मैं शहर के उस पुराने मंदिर के पीछे वाले आंगन में बैठी रही, जहां मैं अपने पति के साथ वर्षों पहले जाया करती थी। मेरी उंगलियों में वह छोटा फोन था और मन में एक ही बात घूम रही थी। अगर मैं अभी टूट गई, तो सब खत्म। अगर मैं अब भी सिर्फ माँ बनी रही, तो मर जाऊंगी। मुझे पहली बार सिर्फ माँ नहीं, मालिक, गवाह और बची हुई सच्चाई बनना होगा। घर लौटी तो नायना मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीरे से पूछा, माँ, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। यही वह पल था जहां से सब बदल सकता था, लेकिन मैंने अभी भी खुद को रोका। मैंने कहा, पहले तू मुझे एक बात बता, क्या तू खुश है?
वह मेरी तरफ कुछ क्षण देखती रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं बस हर समय डरती रहती हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत कहा तो सब बिगड़ जाएगा। ये सुनकर मेरे भीतर कुछ पिघला और कुछ सख्त हुआ। राघव ने केवल संपत्ति पर कब्जा नहीं किया था, उसने मेरी बेटी के मन पर भी ऐसा शिकंजा कस दिया था कि वह अपने ही डर को शादी समझने लगी थी। उस रात मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, कभी कभी सब बिगड़ जाना ही बच जाना होता है। वह चौंकी, लेकिन मैंने उससे आगे कुछ नहीं कहा। अब भी नहीं। मुझे सच चाहिए था, शायद ऐसा सच जो अदालत में, पुलिस के सामने, दुनिया के सामने टिक सके। मां की आशंका नहीं, ठोस सबूत। कुछ दिनों तक घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता रहा। राघव पहले की तरह मीठा रहा, लेकिन अब उसकी जल्दबाजी बढ़ रही थी। वह बार बार एक नए बीमा कागज की बात करता। वह घर की पुरानी लकड़ी, पुराने वायरिंग और जोखिम का जिक्र ज्यादा करने लगा। उसने एक बार कैजुअली कहा, इतना पुराना घर है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वह वाक्य सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जो आदमी पहले सुविधा की भाषा बोलता था, अब दुर्घटना की भाषा बोलने लगा था। फिर वह रात आई जिसने मेरी बेटी की आंखों से आखिरी पर्दा भी हटा दिया। उस शाम मैं जल्दी अपने कमरे में चली गई थी। नायना ने कहा था कि उसका सिर दर्द कर रहा है, इसलिए वह ऊपर वाले कमरे में आराम करेगी। राघव ने खाना बाहर मंगवाया और देर रात तक फोन पर लगा रहा। लगभग 10:30 बजे घर का पिछला दरवाजा हल्के से खुलने की आवाज आई। मुझे यह आदत नहीं थी कि मैं हर आवाज गिनूं, लेकिन अब मैं गिनती थी। कुछ देर बाद बहुत धीमी चाल से 2 और कदमों की आहट आई। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं उठकर दरवाजे के पास आई, पर उसे खोला नहीं। उसी समय ऊपर सीढ़ियों की तरफ से बहुत हल्की सरसराहट हुई। शायद नाइना पानी लेने उतरी थी। फिर पिछवाड़े की तरफ दबे स्वरों में बातचीत शुरू हुई। शब्द साफ नहीं थे, पर 3 आवाजें थीं। उनमें से एक राघव की थी। फिर कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर राघव ने बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, ऊपर वाली को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और नीचे वाली, एक बार काम हो जाए तो सब खत्म। पुराना लकड़ी वाला हिस्सा सबसे पहले पकड़ेगा। किसी दूसरे आदमी ने पूछा, और अगर वो बाहर निकल आई तो? राघव ने ऐसी ठंडी आवाज में जवाब दिया कि आज तक याद करके मेरी हड्डियां जम जाती हैं। निकलने का मौका ही क्यों मिलेगा? बिजली जाएगी, दरवाजा बाहर से अटक जाएगा, लोग समझेंगे शॉर्ट सर्किट था। मैं अपने कमरे में पत्थर हो गई। मेरी सांस रुक गई। मेरी उंगलियां वो दीवार में धंस जाना चाहती थीं। लेकिन उसी क्षण एक और बात हुई। ऊपर सीढ़ियों की परछाई जमी रही। नाइना वहीं थी। उसने भी सब सुन लिया था। अचानक ऊपर से जैसे किसी कांच के बहुत हल्के खिसकने की आवाज आई। नीचे खड़े लोग एक पल को चुप हो गए। मैंने सोचा अब सब खत्म, लेकिन शायद आवाज बहुत धीमी थी। अगले ही पल कदमों की रफ्तार बदल गई। कोई पीछे वाले गेट की तरफ गया, कोई फोन पर बुदबुदाया। फिर सन्नाटा लौट आया। करीब 5 मिनट बाद मेरे कमरे का दरवाजा बिना आवाज किए खुला। नाइना अंदर आई। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसकी दुनिया को उसके सामने चीर कर रख दिया हो। होंठ कांप रहे थे। हाथ में उसका फोन था। आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, विश्वास की मौत। उसने दरवाजा बंद किया। मेरे पास घुटनों के बल बैठ गई। आया और फूटने से पहले अपने होंठ दबा लिए। बहुत कोशिश के बाद उसकी आवाज निकली, माँ, वो आपको मार देगा। मेरे भीतर का डर उस पल सच्चाई बन चुका था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसका फोन कांप रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया है। सब नहीं, लेकिन इतना है कि कोई भी सुनकर समझ जाएगा। माँ, मैं कितनी अंधी थी। मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी? वह टूटने लगी थी। मैंने उसे बाहों में लिया, लेकिन खुद भी कांप रही थी। माँ और बेटी दोनों उस रात पहली बार एक ही सच के सामने खड़ी थीं। मैंने उससे पूछा, तूने क्या क्या सुना? उसने रोते हुए कहा, वो कह रहा था बिजली जाएगी, दरवाज़ा अटक जाएगा, लोग शॉर्ट सर्किट समझेंगे। माँ, वो ये सब पहले से सोच चुका है। और वह रुक गई।
मैंने उसका चेहरा ऊपर किया। उसने भर्राई आवाज में कहा, वो मेरे बारे में भी बोल रहा था। कह रहा था, एक बार ये हो जाए कि हम तो सब आसान हो जाएगा। मैं उसके लिए पत्नी नहीं हूं माँ, मैं सिर्फ रास्ता हूं। ये सुनकर मेरे भीतर जो बचा था वह भी जल उठा, लेकिन इस बार डर से नहीं, निर्णय से। अब हमारे पास सिर्फ शक नहीं था, अब हमारे पास आवाज थी, गवाही थी। मेरी बेटी की आंखें खुल चुकी थीं और अब खेल उसी मोड़ पर पहुंच चुका था जहां या तो हम खत्म होते या वह। मैंने उसके आंसू पोंछे, उसके कांपते हाथों को अपने हाथ में लिया और बहुत शांत आवाज में कहा, अब रोना नहीं, अब सुन। जो उसने सोचा है वही उसकी हार बनेगी, लेकिन एक गलती भी नहीं करनी। आज रात से हम उसके सामने वैसे ही रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कल सुबह से, बेटी, हम उसे उसके ही जाल में पकड़ेंगे। उस रात के बाद मेरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक वह हिस्सा जो बाहर से वैसा ही दिख रहा था, वही घर, वही लोग, वही चाय के कप, वही दरवाजे, वही मीठी आवाजें। और दूसरा वह हिस्सा जो भीतर जाग चुका था, जहां अब हर मुस्कान में शक था, ये हर कदम में खतरा था, और हर शब्द को पकड़कर परखा जा रहा था। लेकिन उस डर के बीच एक चीज पहली बार साफ थी। अब मैं अकेली नहीं थी। मेरी बेटी नाइना मेरे साथ थी, टूटकर, रोकर, खुद को कोसकर, अपने भ्रम से बाहर आकर वह आखिर मेरे पास लौट आई थी। और शायद यही वह बात थी जिसका राघव ने कभी हिसाब नहीं लगाया। उसने कागज पढ़े थे, कानून पढ़ा था, लालच पढ़ा था, लेकिन उसने एक बेटी के भीतर की आखिरी बची हुई सच्चाई को नहीं पढ़ा। मैंने उस रात नाइना को पहले पानी पिलाया, फिर उसका फोन लिया और रिकॉर्डिंग 2 बार सुनी। आवाज साफ नहीं थी, पर इतनी थी कि कोई भी समझ जाए कि वह दुर्घटना की बात नहीं कर रहे थे, योजना की बात कर रहे थे। शब्द पूरे नहीं थे, लेकिन अर्थ साफ था। बिजली काटना, पुराना लकड़ी वाला हिस्सा, दरवाजा अटकाना, और उसके बाद शॉर्ट सर्किट का बहाना। मैंने रिकॉर्डिंग को उस छोटे फोन में भेजा जो मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था। फिर मैंने नाइना से कहा, अब तू अपने कमरे में जा, रोई हुई मत दिखना, डरी हुई भी मत दिखना। आज से हमारी सांस भी अभिनय करेगी। उसने कांपते हुए सिर हिलाया। जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ, अगर उस रात मैंने नीचे आने की जिद न की होती तो। मैं समझ गई वह क्या कहना चाहती है। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। जो हो सकता था अब उस पर नहीं सोचेंगे, अब जो होना चाहिए उस पर सोचेंगे। यह वाक्य मैं उससे जितना कह रही थी उतना खुद से भी कह रही थी। सुबह घर में सब सामान्य रहा। राघव ने नाश्ते की मेज पर वही परिचित चेहरा लगाया हुआ था, साफ, इस्त्री की हुई शर्ट, धीमी आवाज, पत्नी के लिए चिंता, मेरे लिए आदर। वह नाइना से पूछ रहा था कि उसकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर के पास कब जाना है, और मेरे लिए फल काट रहा था। अगर कोई बाहर का आदमी उसे देखता तो शायद सोचता कि इससे अच्छा पति और दामाद क्या होगा। और यही सबसे बड़ा सबक है। बुराई कई बार डरावने चेहरे में नहीं आती। वह सलीके से कपड़े पहनती है, आदर से बात करती है, और लोगों के सामने आपकी कुर्सी खींचती है। नाइना ने बहुत हिम्मत दिखाई। उसने अपनी आवाज सामान्य रखी। उसने राघव से कहा कि शाम को उसे खट्टा खाने का मन है। उसने हल्की मुस्कान भी दी। मैं उसे देख रही थी और समझ रही थी कि एक औरत जब सच देखकर भी चुप रहती है तो लोग अक्सर उसे कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन कई बार वही चुप्पी सबसे गहरी तैयारी होती है। राघव उस दिन थोड़ी जल्दी में लग रहा था। वह बार बार फोन लेकर बाहर जा रहा था। उसने बाबू को भी 2 बार अलग अलग काम से भेजा। पहली बार सब्जी लेने, दूसरी बार बिजली वाले को बुलाने का बहाना बनाकर। लेकिन बाबू अब हमारा आदमी था, उसका नहीं। मैंने सुबह ही उसे इशारे में बता दिया था कि आज से जो कहे, हाँ, उसी का उलटा समझना। वह समझ गया। दोपहर में मैंने सेठी साहब को संदेश भेजा, सीधे शब्दों में नहीं, बस इतना, असली खतरा पुष्टि हो गया है, आज बात जरूरी है। उन्होंने आधे घंटे में जवाब दिया, जो भी मूल कागज हैं सुरक्षित जगह भेजिए, रिकॉर्डिंग की कॉपी अलग रखिए, विश्वसनीय पुलिस संपर्क कीजिए, थाने में साधारण शिकायत नहीं, सीधे अधिकारी स्तर पर बात कीजिए।
मेरे पति ने जीवन में एक काम बहुत समझदारी से किया था। उन्होंने लोग सही चुने थे। इसी वजह से उनके जाने के बाद भी कुछ रिश्ते बच गए थे, जो लालच पर नहीं, सम्मान पर खड़े थे। शाम तक हमने अपनी पहली चाल चल दी। नायना ने बहाने से कहा कि उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखानी है और वह मेरी पुरानी फाइलों वाला कमरा खोलना चाहती है ताकि कुछ पुराने टेस्ट पेपर देख सके। राघव को इससे कोई खतरा नहीं लगा। शायद उसे लगा कि अब उस कमरे में खोजने लायक कुछ बचा ही नहीं। जैसे ही उसे बाहर फोन आया, ये न वह बरामदे में चला गया। उसी बीच मैंने बाबू को इशारे से बुलाया। उसने पीछे वाले स्टोर की चाबी दी और वहां रखी पुरानी लोहे की ट्रंक में से वह दस्तावेज निकाले जिन्हें मैंने कई साल पहले अलग रख छोड़ा था। वही असली किराएदारी रिकॉर्ड, वही कुछ मूल नक्शे, वही जमीन खरीद के शुरुआती दस्तावेज और मेरे पति की लिखावट में नोट्स। हमने उन्हें कपड़ों के बीच छुपाकर बाहर भेज दिया। बाबू उन्हें सीधे सेठी साहब के क्लर्क के पास छोड़ आया। उस दिन अगर हमने वह कदम देर से उठाया होता तो शायद बाद में कुछ साबित करना मुश्किल हो जाता। रात होते होते हमने दूसरी तैयारी शुरू की। नायना ने घर के पीछे वाले हिस्से की तस्वीरें चुपचाप अपने फोन में ले लीं। पुरानी वायरिंग, लकड़ी का स्टोर, पीछे वाला फ्यूज बॉक्स और वह दरवाज़ा जिसे बाहर से अटकाया जा सकता था। मैंने अपने कमरे की कुंडी देखी। सच में, अगर बाहर से भारी कील या लोहे का सरिया अटका दिया जाए, ये तो कोई भी बूढ़ी औरत अंदर फंसी रह सकती थी। इस घर में मैंने बरसों पूजा की थी, त्योहार मनाए थे, अपने पति की अंतिम तस्वीर रखी थी, अपनी बेटी की विदाई देखी थी। उसी घर का नक्शा अब किसी और ने मेरी मौत के लिए पढ़ लिया था। हमने तीसरी तैयारी सबसे सावधानी से की। बाबू ने अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से एक ईमानदार पुलिस अधिकारी तक बात पहुंचाई। सीधे शिकायत नहीं की गई, क्योंकि बिना तैयारी के शिकायत करने का मतलब था राघव को चौकन्ना कर देना। अधिकारी ने कहा कि अगर मौके पर पकड़ना हो तो समय, रिकॉर्डिंग और कुछ प्रत्यक्ष संकेत चाहिए होंगे। उन्होंने अपने 2 लोगों को सादे कपड़ों में आसपास रखने की हामी दी। सेठी साहब ने भी कहा कि वह आवश्यक कागजों के साथ तैयार रहेंगे। हमने तय किया कि राघव जिस रात अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश करेगा, उसी रात उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। लेकिन ऐसी तैयारी के बीच सबसे कठिन काम कागज जुटाना नहीं होता, अभिनय करना होता है। अगले 2 दिन हमें सामान्य दिखना था। नायना कई बार टूट जाती, वह अपने कमरे में जाकर रो लेती, फिर चेहरा धोकर बाहर आती। गर्भ के कारण उसका शरीर वैसे ही संवेदनशील था। एक बार उसने मुझसे कहा, माँ, मुझे खुद से घिन आती है। मैं उसके साथ कैसे रही? मैं आपकी बात क्यों नहीं समझ पाई? मैंने उसे अपने पास बैठाकर कहा, धोखा खाने में शर्म नहीं होती, धोखा देने में होती है। उसने तुझे कमजोर समय में पकड़ा। तू गलत नहीं थी, बस अकेली थी। ये बात कहते हुए मुझे खुद पर भी दया आई, क्योंकि यही बात मुझ पर भी लागू होती थी। हम दोनों अलग अलग तरीकों से उसके जाल में फंसी थीं। मैं भरोसे से और नायना भावनात्मक निर्भरता से। तीसरे दिन शाम को संकेत साफ हो गया कि कुछ होने वाला है। राघव ने खुद ही घर की पुरानी बिजली के बारे में बात छेड़ी। बोला, माँ, इस बंगले की वायरिंग अब बहुत खतरनाक हो गई है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कुछ दिन के लिए आप गेस्ट हाउस में रह लीजिए। उसकी आवाज़ में चिंता थी, लेकिन उसकी आंखों में जल्दी थी। मैंने कमज़ोर स्वर में कहा, इतने साल यहीं रही हूँ, अब कहाँ जाऊँ? वह बोला, जैसा आप ठीक समझें। उसके होठों पर आधी मुस्कान आई और चली गई। उसी क्षण मुझे यकीन हो गया, आज रात या बहुत जल्द वह कदम उठाएगा। हमने उसी रात जाल बिछाने का निर्णय कर लिया। योजना सीधी थी, लेकिन जोखिम भरी। बाहर से देखने पर सब वैसा ही रहेगा। मैं अपने कमरे में रहूंगी, नायना ऊपर के कमरे में जाएगी जैसे रोज जाती है। बाबू मुख्य गेट बंद करेगा, लेकिन पीछे का छोटा गेट खुला छोड़ेगा ताकि पुलिस वाले भीतर आ सकें। मेरे कमरे की खिड़की की अंदरूनी कुंडी पहले से हल्की रखी जाएगी। एक छोटा कैमरा जिसे बाबू के रिश्तेदार ने दिया था, पीछे वाले बरामदे की दिशा में लगा दिया गया। दूसरा रिकॉर्डिंग फोन मेरे कमरे के अंदर चालू रहेगा। नायना अपने फोन पर तैयार रहेगी।
सादे कपड़ों में 2 पुलिसकर्मी आसपास रहेंगे। सेठी साहब और उनका क्लर्क कुछ दूरी पर गाड़ी में इंतजार करेंगे। अगर राघव फिसला, पीछे हटा या योजना बदल दी तो हमें फिर और इंतजार करना पड़ता। लेकिन उस रात किस्मत भी शायद बहुत दिनों बाद हमारे साथ थी। रात गहरी हुई, हवा में हल्की नमी थी। घर का पुराना लकड़ी वाला हिस्सा ऐसे कराहता था जैसे दीवारों को भी कुछ बुरा होने का आभास हो। मैंने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और बिस्तर पर लेट गई, जैसे सो रही हूं। लेकिन आंखें खुली थीं, कान इतने चौकन्ने थे कि कपड़े की हल्की सरसराहट भी सुन सकती थी। बाहर घड़ी ने शायद 11 बजाए थे। उसके कुछ देर बाद मुख्य बिजली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने खुद को स्थिर रखा। कुछ सेकंड बाद वही गंध आई, मिट्टी का तेल, इस बार साफ, तीखी और निश्चय के साथ। मेरे गले में कड़वाहट भर गई। फिर पीछे वाले बरामदे में बहुत धीमे कदमों की आहट। 2, शायद 3 आदमी। किसी ने धातु की चीज को धीरे से सरकाया। फिर मेरे दरवाजे के बाहर किसी के रुकने की आवाज। मैंने आंखें बंद कर लीं और सांसों को सोती हुई लय दी। फिर आवाज आई, बहुत धीमी मगर पहचानी हुई। राघव। धीरे, पहले पीछे वाला हिस्सा, फिर यहां। किसी ने पूछा, अंदर है ना? उसने कहा, हाँ, दवा खाकर जल्दी सो जाती है। उसके मुंह से अपने बारे में यह सुनकर मेरा शरीर कांपना चाहता था। जिस लेकिन मैं पत्थर बनी रही। अगले ही पल बाहर मेरी कुंडी पर कुछ अटका। लोहे का दबाव स्पष्ट था। मेरा दरवाजा बाहर से जाम किया जा चुका था। वह क्षण ऐसा था जिसमें डर और गुस्सा एक साथ शरीर में दौड़ते हैं। लेकिन मेरे भीतर अब डर अकेला नहीं था। मुझे पता था कि अब उनके हर कदम के साथ उनका पतन भी रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ सेकंड बाद पीछे से हल्की फुसफुसाहट आई। शायद वह लोग लकड़ी के ढेर या पर्दे वाले हिस्से में मिट्टी का तेल फैला रहे थे। तभी ऊपर से नायना की दबे स्वर में लेकिन साफ आवाज गूंजी, राघव। वह आवाज अचानक, तीखी और सीधी थी। नीचे खड़े लोगों के कदम रुक गए। राघव ने शायद ऊपर देखा होगा। उसी पल पीछे वाले गेट की दिशा से तेज चाल में 2 परछाइयां भीतर घुसीं। पुलिस वाले। साथ ही बाबू ने बरामदे की साइड की बत्ती जला दी, जो हमने अलग लाइन से जोड़ रखी थी। और फिर वह दृश्य हुआ जो शायद राघव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बत्ती जलते ही सब कुछ सामने था। पीछे की दीवार के पास मिट्टी के तेल का डिब्बा, फ्यूज बॉक्स खुला हुआ, मेरे दरवाजे के बाहर अटका लोहे का सरिया, राघव के साथ 2 आदमी, और ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी मेरी बेटी, जिसके चेहरे पर अब डर नहीं, घृणा थी। मैंने अंदर से अपनी खिड़की की डीली कुंडी खोली और बाहर से बाबू ने उसे पूरी तरह धक्का देकर खोल दिया। पुलिस वाले भीतर आ चुके थे। उनमें से एक ने जोर से कहा, कोई भागेगा नहीं। दूसरे ने टॉर्च सीधी राघव के चेहरे पर मारी। वह एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। उसका वह सधा हुआ, मीठा, नियंत्रित चेहरा पहली बार टूटा। उसने तुरंत संभलने की कोशिश की और बोला, यह क्या हो रहा है? मैं तो बस। लेकिन उसके वाक्य पूरे भी नहीं हुए थे कि नायना सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई और चीखी, झूठ मत बोलो। चाय, मैंने सब सुना है, रिकॉर्ड किया है। तुम मेरी मां को जलाकर मारना चाहते थे। उसकी आवाज सिर्फ आरोप नहीं थी, वह एक टूटा हुआ विवाह, एक अजन्मे बच्चे का विश्वास और एक बेटी का अपनी मां के पास लौटना, सब कुछ एक साथ थी। राघव ने उसकी तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि आखिरी क्षण तक भी वह उसके पक्ष में खड़ी होगी। लेकिन उस रात वह उम्मीद भी मर गई। मैं अपने कमरे से बाहर आई। मेरे पैरों में हल्की लड़खड़ाहट थी, लेकिन मेरी रीढ़ सीधी थी। बरामदे में मिट्टी के तेल की बदबू फैल चुकी थी। मैंने राघव की तरफ देखा। वही आदमी जिसने मुझे माँ कहा था, मेरे दवाइयों का समय पूछा था, मेरी फाइलें उठाई थीं और मेरी बेटी के सामने अपना चेहरा देवता की तरह रखा था। अब वह पकड़ा गया चोर नहीं, असफल हत्यारा लग रहा था। उसने तुरंत स्वर बदला, माँ, आप गलत समझ रही हैं। ये लोग वायरिंग देखने आए थे। तेल तो। मैं उसकी तरफ बढ़ी और पहली बार उसके वाक्य के बीच में बोली, आह, बस। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी ठंडी थी कि वह वहीं रुक गया। उसी समय बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। सेठी साहब आए।
उनके साथ उनका क्लर्क था। उनके हाथ में फाइल थी। उन्होंने पुलिस अधिकारी को नमस्कार किया और सीधे कहा, मामला सिर्फ आग लगाने की कोशिश का नहीं है। ये महिला की संपत्तियों के अवैध नियंत्रण, झूठे प्रतिनिधि दस्तावेज और छलपूर्वक हस्ताक्षर का मामला भी है। उन्होंने वह मूल कागज मेज पर रख दिए जिन्हें हम पहले सुरक्षित भेज चुके थे। फिर नाइना ने रिकॉर्डिंग चला दी। आवाज पूरी साफ नहीं थी, पर इतनी थी कि किसी भी बहाने की रीढ़ टूट जाए। बिजली, पुराना घर, दरवाजा, काम हो जाना, सब एक साथ जुड़ गया। राघव के साथ आए दोनों आदमी पीछे हटने लगे। एक ने कह दिया, हमें कुछ पता नहीं था, साहब ने बुलाया था। दूसरे ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। राघव अब तेजी से अलग अलग रूप बदल रहा था। पहले सफाई, फिर गुस्सा, फिर नाइना पर दबाव, या फिर मुझे कमजोर साबित करने की कोशिश। उसने कहा, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ये भ्रम में है। उसी पल बैंक के अधिकारी द्वारा भेजी गई कॉपी, मेडिकल बहाने वाला आवेदन और फर्जी प्रतिनिधि अधिकार वाली फाइल सामने रख दी गई। उसकी वह आखिरी दीवार भी गिर गई जिससे वह मुझे पागल, कमजोर या भूलने वाली साबित कर सकता था। नाइना ने कांपते हुए अपना मंगलसूत्र पकड़ा, उसे देखा और फिर बिना किसी नाटक के उसे उतार कर सामने रख दिया। उसने कहा, जिस आदमी ने मेरी मां को मारने की सोची, उसके नाम का धागा मैं एक पल भी नहीं पहनूंगी। उस पल समय जैसे रुक गया। मैंने अपनी बेटी को उस तरह पहले कभी नहीं देखा था। वह अब डरी हुई पत्नी नहीं थी, वह सच के साथ खड़ी एक औरत थी। राघव ने एक आखिरी कोशिश की। उसने धीरे से कहा, नाइना, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। यह शायद उसका सबसे घिनौना हथियार था, ममता और डर का उपयोग। लेकिन अब देर हो चुकी थी। नाइना की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज ठोस थी। मेरे बच्चे को बाप का नाम चाहिए, हत्यारे का चेहरा नहीं। पुलिस ने उसे वहीं हिरासत में ले लिया। जब वे उसे लेकर जा रहे थे, उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उस नज़र में पछतावा नहीं था, सिर्फ हार थी। मैंने उसी पल समझ लिया कि कुछ लोग पकड़े जाने पर बुरे नहीं बनते, वे पहले से बुरे होते हैं। बस उस दिन उनका अभिनय खत्म हो जाता है। उस रात कोई नहीं सोया। पुलिस कार्यवाही हुई, बयान लिए गए। बाबू ने जो जो देखा था सब बताया। सेठी साहब ने दस्तावेजों की शुरुआती सूची तैयार कराई। रिकॉर्डिंग सुरक्षित की गई। मिट्टी के तेल का डिब्बा, जाम किया गया दरवाज़ा, फ्यूज़ बॉक्स, सब कुछ दर्ज हुआ। सुबह होते होते मेरे घर की हवा बदल चुकी थी। वही दीवारें थीं, वही बरामदा था, लेकिन अब उसमें छुपा हुआ डर कम होने लगा था। अगले कुछ हफ्ते आसान नहीं थे। कानूनी लड़ाई शुरू हुई। बैंक रिकॉर्ड निकले, फर्जी या भ्रामक कागजों की जांच हुई। जिन संपत्तियों पर उसने नियंत्रण की कोशिश की थी, उन पर रोक लगवाई गई। कुछ लोग जिन्होंने उससे पैसा लिया था, धीरे धीरे सामने आए। जिन लोगों को वह अपने पक्ष में समझता था, वे बचने के लिए उससे दूर होने लगे। यही लालच का सच है। जब तक फायदा दिखता है, लोग साथ रहते हैं। जैसे ही गिरावट शुरू होती है, सब अपने हाथ झाड़ लेते हैं। मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने तय किया कि अब यह पूरा एस्टेट और व्यवसाय किसी एक रिश्ते के भरोसे नहीं चलेगा। सब कुछ व्यवस्थित कानूनी संरचना में जाएगा। पारदर्शी खाते होंगे। हर दस्तावेज की 2 जगह कॉपी होगी। किसी भी संपत्ति पर एकल नियंत्रण नहीं होगा। मैंने अपने पति की पुरानी सीख को आखिरकार पूरी गंभीरता से अपनाया। जायदाद में भावना नहीं, व्यवस्था चाहिए। भरोसा जरूरी है, लेकिन बिना सीमा का भरोसा आत्मघात हो सकता है। नाइना मेरे साथ वापस रहने लगी। शुरुआती दिनों में वह बहुत चुप रहती थी। कई बार आधी रात को उसके कमरे से रोने की आवाज आती। वह अपने विवाह का शोक मना रही थी, अपने भ्रम का भी, और उस आदमी के साथ बिताए हर दिन का भी जिसे उसने सच समझा था। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। डॉक्टर के पास जाने लगी। अपने बच्चे के लिए मजबूत रहने लगी। मैंने भी उसे दोष देना बंद किया, क्योंकि सच यह है कि धोखा जब परिवार के भीतर होता है तो कोई एक व्यक्ति नहीं हारता, पूरा घर हारता है। एक शाम वह मेरे पास बैठी और बोली, माँ,
क्या आप मुझे माफ़ कर चुकी हैं? मैंने उससे कहा। माफ़ी उस बात की दी जाती है जो जानबूझकर की जाए। तूने गलती की, पर तू दुश्मन नहीं थी। और याद रख, देर से जागना कभी ना जागने से बेहतर है। वह रो पड़ी, लेकिन उस दिन उसके आंसू अलग थे। उनमें सिर्फ पछतावा नहीं, हल्कापन भी था। कुछ महीनों बाद जब अदालत की शुरुआती सुनवाई हुई, न्यासी आरीने नालिल, तो मैंने पहली बार बहुत साफ शब्दों में अपना बयान दिया। मैंने कहा, मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन बेहोश नहीं। मैं भावुक हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं। मेरे भरोसे का दुरुपयोग किया गया। मेरी बेटी को मानसिक रूप से पकड़ा गया और मेरी जान लेने की कोशिश हुई। मुझे नहीं पता न्याय पूरी तरह कब और कैसे पूरा होगा, क्योंकि कानून का रास्ता लंबा होता है। लेकिन उस दिन मैंने एक बात महसूस की। जिस दिन पीड़ित अपनी आवाज़ सीधी कर लेता है, उसी दिन अपराधी की ताकत आधी रह जाती है। मैंने उस पुराने बंगले को नहीं छोड़ा। लोग कहते थे कि इतना सब होने के बाद वहाँ कैसे रह सकती हूँ? लेकिन मैंने सोचा, क्यों छोड़ूं? जिसने मुझे डराना चाहा, क्या मैं उसी को इनाम में अपना घर दे दूं? नहीं, मैंने घर की वायरिंग बदलवाई, लकड़ी के हिस्से ठीक करवाए, सुरक्षा कैमरे लगवाए, रिकॉर्ड रूम नया बनवाया और अपने कमरे की खिड़की के सामने तुलसी का चौरा फिर से सजाया। डर के बाद सबसे बड़ी जीत यह नहीं होती कि आप भाग जाएं। सबसे बड़ी जीत यह होती है कि आप उसी जगह फिर सीना सीधा करके खड़े हों। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो समझ में आता है कि राघव ने एक गलती की थी। उसने सोचा कि उम्र से इंसान कमज़ोर हो जाता है। उसने सोचा कि एक माँ को उसकी बेटी से काट दो, तो वह अकेली पड़ जाएगी। उसने सोचा कि कागज़ों के खेल से सच दब जाएगा। उसने सोचा कि आग सबूत खा जाएगी। लेकिन वह यह भूल गया कि कुछ औरतें राख नहीं बनती, राख से उठती हैं। उस रात वह मुझे मेरे ही घर में जलाकर ख़त्म करना चाहता था। उसे लगा होगा कि सुबह लोग कहेंगे, बेचारी बूढ़ी औरत, पुराना घर, बिजली का हादसा। लेकिन सुबह क्या हुआ? सुबह उसके चेहरे से नकाब उतर चुका था। सुबह मेरी बेटी उसकी पत्नी नहीं, मेरी गवाह बनकर खड़ी थी। सुबह वही घर, जिसे वो मेरी चिता बनाना चाहता था, मैंने उसकी बर्बादी का मैदान बन गया। और यही मेरी कहानी का अंत नहीं, उसका निष्कर्ष है। भरोसा कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। कागज़ पर हस्ताक्षर कीजिए, लेकिन समझे बिना नहीं। अपने बच्चों से प्यार कीजिए, लेकिन उन्हें यह भी सिखाइए कि प्यार और नियंत्रण में फ़र्क होता है। और अगर कभी आपका अपना ही कोई आदमी आपको छोटा, कमज़ोर, भूलने वाला या बोझ महसूस कराने लगे, तो वहीं रुक जाइए और सच को परखिए। क्योंकि कई अपराध आग से नहीं, आदतों से शुरू होते हैं। आज मेरे घर में फिर सुबह की धूप आती है। बाबू अब भी गेट पर बैठता है। सेठी साहब अभी भी मुझे हर बड़े कागज़ पर पहले चश्मा पहनकर पढ़ने को कहते हैं। नायना की गोद धीरे-धीरे भरने वाली है और मैंने उससे कहा है, इस बच्चे को हम डर की कहानी नहीं, हिम्मत की विरासत देंगे। उसके जन्म से पहले ही हमने एक बात तय कर ली है। इस घर में अब कोई झूठ रिश्ते का नाम लेकर नहीं चलेगा। मैंने अपने कमरे की मेज़ पर अपने पति की तस्वीर के पास एक नई पंक्ति लिख कर रखी है, जिसे मैंने भरोसे से चाबी दी थी। वही मेरी मौत लिख रहा था। लेकिन मेरी बेटी ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसी रात मेरी किस्मत बदल गई। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट में बताइए, सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? दुश्मन का वार या अपने का मुखौटा? और अगर आप मानते हैं कि किसी माँ, किसी औरत, किसी बुज़ुर्ग को चुपचाप टूटना नहीं चाहिए, तो इस कहानी को यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। इसे आगे बढ़ाइए, ताकि और लोग भी पहचान सकें कि मुस्कुराहट के पीछे छुपा लालच कितना खतरनाक हो सकता है।